तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपका डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। महिलाओं का स्वास्थ्य मानव सभ्यता और स्वास्थ्य प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि महिलाएं मानव समाज का लगभग आधा हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की कुल आबादी का 50% हिस्सा है। दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा होने के बाद और विकास में अहम योगदान देने के बावजूद भी महिलाओं को उस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों को बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका अच्छा स्वास्थ्य भविष्य की पीढ़ी निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। और आज आपका डॉक्टर में हम महिलाओं की समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरभि लवनीश से। आपको याद दिला दें कि आप भी हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन लाइन अगले आधे घंटे तक फ्लैश होती रहेंगी। इन नंबरों पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी भी कोई समस्या है तो उसका समाधान डॉक्टर साहब से फोन करके आप ले सकते हैं। नंबर अगले आधे घंटे तक टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके महिला रोगों की कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो डॉक्टर से सीधा संपर्क आप कर सकती हैं और अपनी समस्या का हल जान सकती हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर से हम आप सभी से रूबरू कराते हैं। डॉक्टर को हमारे साथ गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरभि लवनीश जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुरभि जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, थैंक यू जी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम महिला रोगों की अगर बात करें तो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो हिचकिचाती हैं इन सब रोगों को लेकर बात करने में। लेकिन आज हम आपसे विस्तार से ही जानना चाहेंगे, अगर हम महिला रोगों की बात करें तो वो कौन से महिला रोग हैं जो कि आम हैं और कुछ ऐसे गंभीर हैं जिनको हमें शुरुआत में ही उन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, महिलाओं की बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो इनकी परेशानी होती है वो खून की कमी है, जिससे ये ग्रसित रहती हैं। या महावारी की समस्या है, सफेद पानी की समस्या जो रहती है। तो इसमें झिझकिचाए नहीं, कोई भी परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और वो देख के आपको बताएंगी क्या परेशानी है, क्या हो सकता है। और जब गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उसमें भी खून की कमी यहाँ पे 64% लोगों में यहाँ पे खून की कमी पाई जाती है हमारे हिंदुस्तान में। तो उसे भी दिखाने नहीं है, आना है, दिखाना है। और जब बच्चा पेट में पड़ता है तो कम से कम 3 चेकअप तो सरकार भी बोलती है कि वो भी कराने हैं। तो आप यहाँ कराएं, स्वास्थ्य केंद्र कराएं नजदीकी में, और आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी है, टिटनेस के 2 इंजेक्शन लगवाने हैं, और एक अल्ट्रासाउंड शुरू में और एक आखिर में कराएं अवश्य से। जी, अब आपने यहाँ पर अनीमिया जो कि बहुत आम है महिलाओं में, इसकी बात की है, तो इसी के हम जानना चाहेंगे कि लक्षण क्या हो सकते हैं और ये होता क्यों है। देखिए, पहली बात तो ये होता क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। होता क्योंकि बढ़ती उम्र के संग संग ये जो खून की कमी होती है एक दिन में नहीं होती है, ये शुरुआत से होती है। लड़कियां जब किशोर अवस्था में एंटर करती हैं तो उन्हें पता नहीं होता ना उनके पेरेंट्स को कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें हर तरह के बदलाव आते हैं हमारे शरीर में। मानसिक बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं, और इस समय हमारा ग्रोथ का टाइम होता है। तो उस समय हमें ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, आयरन और कैल्शियम युक्त आहार की लेना चाहिए। अगर यही किशोरी जो है अगर अभी अनीमिया हो जाएगा इसी को, तो आगे जाके यही किशोरी माँ बनेगी तो एक उसमें भी फिर खून की कमी होगी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में देखा गया है कि लड़कियां की जल्दी शादी हो जाती है 18-19 साल में, और शादी होते ही वो गर्भवती हो जाती हैं, तो इससे अनीमिया बढ़ जाता है। और गांव में तो अभी भी यही है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो भी 1-1 साल के अंतर्गत ये लोग प्रेगनेंसी होती है, जिसकी वजह से एनीमिया एक विकराल रूप ले लेता है और आगे जाके बच्चा भी कमजोर और माँ भी कमजोर होते हैं। और एक तो ये है कि जल्दी शादियां, खून की पहले से ही कमी। अब जिन लड़कियों को ज्यादा माहवारी आती है, औरतों को ज्यादा माहवारी आती है, उनके भी लॉस होता है, ब्लड लॉस, उसमें लोग नहीं ढंग से खाते हैं, आयरन युक्त खाना नहीं खाते हैं। रोटी है वो खानी ठीक है, लेकिन दाल, साग, सब्जी सब चीजें भी खानी चाहिए जिससे आयरन की कमी ना हो।
जी। और पेट के कीड़े और आंतों के इन्फेक्शन, इससे भी एनीमिया होता है। तो यही कारण है जिससे एनीमिया होता है। जी, लक्षण के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिर इनके लक्षण क्या हैं? लक्षण में हम बात करें, पहले तो जो समस्याएं जो मरीजों को होती हैं, जैसे सांस फूलना, कि जी। कुछ काम कर रहे हैं ऊपर से सांस फूल रही है, और भूख ना लगना, थकान महसूस होना, बदन गिरा गिरा रहना, ये लक्षण होते हैं। और चिन्ह की बात करें तो हमारे आईज में पीलापन, चेहरे का फीका पड़ना, नाखूनों का सफेद पड़ना, ये परेशानी होती हैं। जी, तो आपने कहा कि माहवारी ज़्यादा आना, क्या ये भी कोई समस्या है? नहीं, देखिए, ज्यादा आना एक नॉर्मल सीमित होती है। अगर 2 दिन से लेकर 4 दिन तक माहवारी आ रही है, वो नॉर्मल कहते हैं। 7 दिन से अगर अधिक आ रही है या ज्यादा क्लॉटिंग हो रही है, उसको हम कहते हैं कि ज्यादा माहवारी आ रही है, पैड ज्यादा यूज करने पड़ रहे हैं। उनके भी कारण होते हैं कि क्यों माहवारी ज्यादा आती है। हो सकता है कि कोई क्लॉटिंग की परेशानी हो या कोई रसौली हो, उसकी वजह से माहवारी ज्यादा आ सकती है। तो क्या ये जानने के लिए किसी प्रकार का कोई टेस्ट कराना होता है? देखिए, पहले अगर कोई माहवारी ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से मिलें, वही उसके हिसाब से अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगी, चेकअप कराएंगी, उसी से पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड से सब चीजें पता चल जाती हैं कि क्यों माहवारी ज्यादा, सूजन होती है सिर ऊपर तो भी माहवारी ज्यादा आ सकती है। जी, आजकल लड़कियों में पीसीओडी की समस्या बहुत ज़्यादा आम दिखने को मिल रही जी, है। इसके बारे में हम विस्तार से आपसे चाहेंगे कि बताएं दर्शकों को कि पीसीओडी आखिर ये होती क्यों है? देखिए, पीसीओडी का जो कारण है, अभी तक एग्जैक्ट एक कारण नहीं है पीसीओडी का। ये जी। मल्टी फैक्टोरियल कारणों की वजह से होती है। जी। ये हमारे पीसीओडी में होता क्या है, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। पीसीओडी में हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से समय पे जो कि अंडा, जो कि औरतों में अंडेदानी से जो अंडा निकलता है, जो महीने के टाइम पर निकलता है, महीने के 13वें-14 दिन, ये टाइम पे नहीं निकल पाता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसकी वजह से ओवरीज में सिस्ट हो जाती हैं और महीना टाइम पर नहीं आता है, इरेगुलर होता है, या आता है तो बहुत अधिक आता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आजकल जीवन शैली हम लोग की चेंज हो गई है, इतना वर्कलोड नहीं है, काम भी हम लोग करते हैं खड़े खड़े, शारीरिक श्रम कम हो गया है लेडीज का भी और लड़कियों का भी। खाने पीने में फास्ट फूड की ज्यादा चीजें आ गई हैं, मैदा, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इन सब में। तो इसकी वजह से हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसके वजह से पीसीओडी की समस्या आ रही है। आप माने तो करीब हर दूसरी लड़की या औरत इस चीज से ग्रसित है, लेकिन इसका इलाज संभव है। अपनी जीवन शैली को चेंज करें और खाने पीने में फ्रूट्स, वेजिटेबल का सेवन ज्यादा करना है, दूध, दही, पनीर, अंडा, ये सब चीजें ज्यादा खानी है। किस उम्र की लड़कियों को कहें या महिलाओं को कहें, उनको ये समस्या होती है ज़्यादा? देखिए, ऐसी कोई उम्र नहीं है, ये 15 साल से लेके 40 साल तक की औरतों किसी को भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह। आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा खेल कूद में नहीं खेलते हैं, घर पे बैठ के मोबाइल देखना, तो इनसे इनका वजन बढ़ रहा है, लड़कियों का भी लड़कों का भी। तो लड़कियों का वजन बढ़ता है, इसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और ये सब परेशानियां होती हैं। तो 16, 17, 18 साल की लड़कियों में ज्यादा देखा गया है, फिर बाद में भी, और औरतों में भी 29, 30 साल की लड़कियां, ये सब। ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन 15 साल से लेके 40 साल तक की लेडीज में किसी को भी हो सकता है, कभी भी। इवन डिलीवरी के बाद भी ये समस्या आ सकती है। अगर किसी को पीसीओडी की समस्या है तो उन्हें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जो कि कंपलसरी होते हैं सारी चीज़ों के लिए? देखिए, टेस्ट उसमें हम लोग हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, LH, थायराइड है, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन लेवल है, फास्टिंग शुगर है, ये चीजें जरूरी हैं। और एक अल्ट्रासाउंड, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड टेस्ट होते हैं। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि अंडेदानी कैसी है, कोई परेशानी है, इसमें सिस्ट है नहीं है, और बाकी ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि करानी चाहिए। जी, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर शुरुआत में किसी को ना पता चल रहा हो, ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हो जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत हो? देखिए, सिम्टम्स में तेजी से वजन बढ़ना, और माहवारी में इसमें इरेगुलर मेंसेस होते हैं कि 2-2, 3-3 महीने पर मेंसेस आए, या फिर अगर मेंसेस आए तो वो आम मात्रा से कम आए, कि 1 या 2 दिन ही चले। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जिसमें ध्यान देने की जरूरत है। किसी किसी को चेहरे पे बाल भी आते हैं, किसी बच्चियों के चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। क्या इसमें पेन भी होता है, और उससे अगर जब तक पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो उससे निजात पाने के लिए क्या पेन किलर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो जी। डॉक्टर
हमें बताएं, उसी को हम फॉलो करें? देखिए, पहले तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, सिर की परेशानी है माहवारी की, तो वही आपको सजेस्ट करेंगे कौन सी पेन किलर्स लेनी चाहिए अगर पेन होता है। पेन आमतौर से बहुत होता नहीं है इसमें, और भी कारण हो सकते हैं इसके पेन के, तो अपने डॉक्टर से मिले तो वो आप लोगों को बताएंगे। जी। और पीसीओडी का सही समय पर इलाज ना होने पर आगे ये किस तरीके से घातक हो सकता है? क्या इसकी वजह से और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? जी, पीसीओडी का अगर सही समय पे नहीं होता है ट्रीटमेंट, तो इसमें आगे जाके लड़कियों को प्रेगनेंसी करने में, कंसीव करने में परेशानी हो सकती है। और एक एंडोमेट्रियल कैंसर, आगे जाके ओबेसिटी ज्यादा हो सकती है, एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप हो सकता है, हाइपरटेंशन। एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब बच्चेदानी का कैंसर, तो उसके चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन सब चीज के, अगर आप अपना वेट जो है टाइम पे कंट्रोल ना करें। जी। यहाँ पर हम सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करें तो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की समस्या भी अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों महिलाओं में ज़्यादा हो रही है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? क्या कुछ यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जिसे हम गर्भाशय के मुंह का कैंसर बोलते हैं, ये महिलाओं में दूसरे नंबर पर है हिंदुस्तान। जी। यहाँ पर पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर आता है, दूसरे नंबर पे सर्वाइकल कैंसर आता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गांव में अभी भी जल्दियां शादियां होती हैं, तो अर्ली इंटरकोर्स होता है, और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, जल्दी जल्दी बच्चे होना, इस कारण से ये ज्यादा तेजी से बढ़ी है। तो जो लेडी स्मोकिंग करती हैं उनमें भी ये सब चीजें पाई जाती हैं ज्यादातर। जी। इससे बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, बचाव के लिए आजकल लड़कियों को 9 साल से लेके 15 साल तक के टीकाकरण उपलब्ध हैं, जो कि 2 डोज दी जाती हैं, 0 और 6 महीने पर। इससे बचाव संभव है, क्योंकि ये एकमात्र कैंसर है जिसके लिए सिर्फ टीकाकरण बचाव संभव है, और कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई टीकाकरण उपलब्ध है। तो हम लोग लड़कियों को 9 से 14 साल में 2 इंजेक्शन लगवाने चाहिए। और जो शादियां हो जाती हैं जिन लेडीज की, उनके लिए भी टीकाकरण जरूरी है। और रेगुलर पेप टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा गर्भाशय के मुंह के कैंसर कोई डेवलप तो नहीं हो रहा है, जिसका पहले से रोकथाम किया जाए, उसका निवारण किया जाए। ये रेगुलर पेप टेस्ट से संभव है। जी। यहाँ पर क्या इसका परमानेंटली इलाज भी है अभी संभव सर्वाइकल कैंसर का, या इसके दोबारा से होने की संभावना हो सकती है? जी, अगर टाइम से पहले ही पता चल जाए सर्वाइकल कैंसर विकराल रूप लेने से पहले, तो इसका इलाज संभव है। क्योंकि ये कैंसर एकदम से नहीं होता, ये टाइम लगाता है, 10 से 20 साल में डेवलप होता है। पहले से अगर हम पेप स्मेयर से पता चल जाएगा कि गर्भाशय के मुंह के क्या उसमें कोई परेशानी तो नहीं है सर्विक्स में, तो फिर उसका इलाज संभव है। क्या इसके भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके सिम्टम्स में सफेद पानी आना, या फिर माहवारी में अनियमितता, और भूख करने के बाद ब्लीडिंग होना, ये आदि के लक्षण हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या कोई टेस्ट की ज़रूरत होती है जो कराना बहुत ज़रूरी होता है? और ये भी जानना चाहेंगे कि मैरिड और अनमैरिड जो महिलाएं होती हैं उनको कितने अंतराल में अपने पूरे टेस्ट कराने चाहिए, ताकि उन्हें समय समय पर पता चलता रहे कि कोई किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है? सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें, तो इसमें जो लड़कियों को तो जरूरत नहीं है कराने की, उनके लिए तो टीकाकरण आवश्यक है। लेकिन जो लेडीज जिनकी शादी हो जाती है, उसके बाद में इनको हर 3 साल पर एक रेगुलर पेप्सनर टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो कराना चाहिए। अगर इसमें कोई परेशानी निकलती है तो फिर आगे ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर कोई परेशानी नहीं निकलती तो हर 3 साल के गैप पर ये रेगुलरली कराना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, जो इसका कैंसर का पॉजिटिव एजेंट है, जिस कारण से ये कैंसर होता है, इसका भी टेस्ट है। अगर इसको भी हम साथ में कराएंगे तो हमें इसकी जो अवधि है वो 5 साल से बढ़ जाती है। मतलब पेप्समेयर प्लस एचपीवी डीएनए 5 साल के अंतर पे करा लेंगे। अगर नहीं निकलता है तो फिर सही है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। जी। थायराइड्स की अगर बात करें तो थायराइड्स भी बहुत कॉमन हो गई है समस्याएं, किसी को मोटापा ज़्यादा बढ़ता है, कोई कमज़ोर होता है। इसके बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से थायराइड का इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है? देखिए, थायराइड आमतौर पर लेडीज में ज्यादा होता है, प्रेगनेंसी में भी इसकी देखा गया कि ज्यादा है।
कोई खान पीने में परेशानी है, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से सब मोटापा बढ़ता है, इसकी वजह से सब चीजें परेशानी बढ़ जाती हैं। थायराइड की वजह से भी परेशानियां जो होती हैं कि माहवारी ज्यादा आना या फिर वजन बढ़ना और नींद ज्यादा आना, ये सब चीजें परेशानी रहती हैं औरतों में खासतौर से। अगर किसी को थायराइड की बीमारी है और वो प्रेग्नेंट भी है तो क्या इस दौरान कुछ खास ट्रीटमेंट उसको लेना होगा? क्योंकि डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई ट्रीटमेंट इस दौरान नहीं लेना चाहिए। तो उस दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई पहले से ही किसी को शुगर की बीमारी है या किसी भी तरीके की कोई बीमारी है और प्रेगनेंसी के दौरान फिर किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? कि अगर कोई भी परेशानी है, शुगर की हो या ब्लड प्रेशर की हो, थायराइड की हो, तो प्रेगनेंसी में ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि ये अगर ये सब परेशानियां रहती हैं तो सीधा असर बच्चे पे, उसके मानसिक डेवलपमेंट पर आता है, उसके शारीरिक डेवलपमेंट पर आता है, उसके दिल पर इफेक्ट आता है और उसकी बनावट और उसके बढ़ान पे इफेक्ट आता है बच्चे की। तो इसलिए जरूरी है कि सही समय पर अगर परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका रेगुलर ट्रीटमेंट लें सही तरह से। जी, और यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड की बात करें तो पहला अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए? विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि उस दौरान एक प्रोसेस क्या कुछ फॉलो किया जाना चाहिए जो कि ज़रूरी होता है एक हेल्दी बच्चे के लिए? देखिए, पहला अल्ट्रासाउंड जो है, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी पता चलती है वैसे ही एक 1.5 महीने पर अल्ट्रासाउंड होता है। वो इसलिए होता है ताकि हम देख सकें कि बच्चा जो है बच्चेदानी के अंदर ही है, उसमें धड़कन आ गई है। फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड जो है 4.5 महीने पे होता है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चे की बनावट सही है, बनावट की कमी तो नहीं है, जिसे हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं वो। फिर एक आखिरी में अल्ट्रासाउंड 8 महीने के बाद में बच्चे की ग्रोथ के लिए कि उसको ऑक्सीजन सप्लाई सही जा रही है, पानी सही है, कहीं नाक तो नहीं, एक अल्ट्रासाउंड तब होना चाहिए। तो कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड जरूरी है जो कि हर लेडीज को करानी चाहिए। और इससे अधिक कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, वो आपकी कंडीशन को देख के डॉक्टर आपको खुद एडवाइस करेगा अगर जरूरी होगा तो। कि अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है कि डायबिटीज है या शुगर है और ब्लड प्रेशर है, तो बच्चे की ग्रोथ की मॉनिटरिंग के लिए फिर 5 महीने के बाद जरूरी रहता है। जी, अक्सर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि पहले अल्ट्रासाउंड के दौरान जो है बच्चे में धड़कन नहीं सुनाई देती है। तो क्या वो खतरे की बात है या बच्चे में देर से धड़कन आती है? नहीं, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर आ रहे हैं। अगर देर से धड़कन तो नहीं आती है, कितने महीने बाद, अगर कोई जानकारी के लिए जानना चाहे कि कितने महीने के बाद कंसीव होने के बाद बच्चे में धड़कन आ जाती है? कंसीव होने के 15 दिन के अंदर ही धड़कन आ जाती है बच्चे के, वो जो कि अल्ट्रासाउंड से जांच पाना संभव है। तो अगर कोई शुरुआती पहले या दूसरे महीने में अगर अल्ट्रासाउंड करा रहा है तो क्या उस दौरान बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर किसी में ना हो तो फिर क्या उसे ये माना जाए कि कुछ बच्चे के लिए खतरा है? जी, अगर धड़कन 1.5 हफ्ते तक नहीं आती है, 6 वीक्स तक, तो हो सकता है लेट कंसीव किया हो या मरीज से अपनी डेट भूल गया हो। तो हम लोग 15 दिन के बाद दोबारा इसमें जांच की जाती है कि अगर 15 दिन के बाद भी अगर धड़कन नहीं आती है तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चा सही नहीं है, हो सकता है मिस एबॉर्शन में लैंड अप कर जाए। जी, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो क्या कुछ चीज़ें लेनी चाहिए, कब से लेनी चाहिए और कब तक लेनी चाहिए? देखिए, पहले 3 महीने में फोलिक एसिड की लेना अनिवार्य है। ये बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसकी बोन्स के लिए, उसकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए फोलिक एसिड का लेना जरूरी है। फिर 3 महीने के बाद से आयरन और कैल्शियम की टैबलेट जरूरी है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ इसी समय बढ़ती है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की उचित मात्रा जरूर लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से परामर्श करके। क्या कोई स्पेशल एक डाइट प्लान भी होना चाहिए इसके लिए? जी, स्पेशल डाइट प्लान होता है जिसमें साग सब्जियां आपको बताई जाती हैं तो कितनी मात्रा में ली है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आयरन की, कैल्शियम की, प्रोटीन्स की एंड ओमेगा फैटी एसिड। तो इसमें डाइट प्लान के अकॉर्डिंग टू द वेट डाइट प्लान दिया जाता है कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, आयरन कितना लेना चाहिए, कैल्शियम की खुराक कितनी लेनी चाहिए और पानी की मात्रा भी सही रहनी चाहिए आपको। जी, क्या इस दौरान एक्सरसाइज करना ठीक रहता है या नहीं? जी, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज से
बच्चे की ग्रोथ सही होती है और उसका मेंटल डेवलपमेंट सही होता है, मरीज का भी वेट गेन सही रहता है और वो आगे जाके डिलीवरी के टाइम में अच्छे से पेन्स बियर कर सकती हैं और नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करता है एक्सरसाइज शुरू के 2 महीने में हम लोग अवॉइड कराते हैं कि इनिशियली आप टहल सकते हैं लेकिन विगोरस एक्सरसाइज नहीं करनी है। उसके बाद में 3 महीने के बाद अगर खड़े नीचे नहीं है या और कोई परेशानी नहीं है, जैसे हाई बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, तो उसमें हम लोग एडवाइस करते हैं कि वॉक वगैरह करें और रेगुलर एक्सरसाइज जो कि डॉक्टर के परामर्श से आप लोग करिए। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो अपने कुछ डिफरेंस होता है जो कि पहले से जैसे जंपिंग एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइजेज जरूरी है प्रेगनेंसी में बच्चे ग्रोथ के लिए, मांसपेशियों के बढ़ाने के लिए, उसमें मजबूती आती है मांसपेशियों में। जी, और हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते रहें, चलते फिरते रहें तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, उससे बेबी की ग्रोथ भी सही होती है, आपकी मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी सही रहती है और बेबी अपनी जगह भी बनाता है एक्सरसाइज से, क्योंकि हमने पहले देखा है कि पहले गांव में नॉर्मल। सुरभि जी, यहाँ रोकना चाहूंगी, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से, गोविंद। पहले उनका सवाल ले लेते हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना है। हमारी सिस्टर के क्या है कि वो मतलब मासिक धर्म लगातार सही नहीं चलता है जी। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है 44। हाँ, तो 44 में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, मासिक धर्म में थोड़ा इरेगुलर हो जाता है। अब वो तो डॉक्टर से एक बार परामर्श करके ही पता चलेगा कि क्या परेशानी है, कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कोई रसौली वगैरह नहीं है, किस तरह की परेशानी है। वो एक बार अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट से, वो आपको बता देंगे। शुक्रिया गोविंद जी फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि अब आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करें। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस के लिए कि एक तो अपनी डाइट सही रहनी चाहिए, मरीज को एक्टिव रहना चाहिए, अपना काम करते रहें, क्योंकि अक्सर हम आजकल का ट्रेंड जो सीजेरियन में बढ़ गया है वो इसलिए है क्योंकि लेडीज ज्यादा काम नहीं करती हैं। पहले गांव में पूरा काम जो घर पे बैठ के होता था, नीचे धरती पे बैठ के स्क्वैटिंग पोजीशन ज्यादा फॉलो होती थी, जैसे कि घर पे चक्की पीस रहे हैं या फिर इंडियन स्टाइल लैट्रिन होती थी जिसमें नीचे बैठना होता था। अब जितने भी शहर में जो व्यवस्था है काम करने की, वो आमतौर पे खड़े के काम करने की है, कि मशीन से ही कपड़े धुल रहे हैं, मिक्सी से ही सब कुछ चर्न हो रहा है, मिक्सी हो रही है और खड़े होके ही खाना बन रहा है। तो और लेडीज जो है थोड़ा सा नहीं काम करना चाहती हैं, या कह लीजिए कि खड़े होके काम ज्यादा है उनका, जो बैठ के काम है वो चीज नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा बेबी के हेड के डिसेंट में प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से सीजेरियन रेट बढ़ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होती है। तो इसमें आप अपने एक्टिव रहिए, काम करिए पूरा और डाइट वगैरह प्रॉपर लीजिए। जी, यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस दौरान क्या चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए और क्या कुछ कर सकते हैं इस टाइम पर प्रेगनेंसी कंसीविंग के दौरान। कंसीव के दौरान में अवॉइड तो बस ये कि फोलिक एसिड की मात्रा जरूरी है, अपनी नॉर्मल एक प्रेगनेंसी से पहले 1 महीने पहले स्टार्ट कर दें फोलिक एसिड की टैबलेट, और डाइट अच्छी लें और बाकी तो अपना एक्टिव रहें और ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो महिला रोगों को लेकर हम बात कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्याओं का भी हल हो पाया हो। कल फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर, नए विषय के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।